हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्चुअल में बेटा ये नया चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को आप लोग 12th क्लास के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर के नाम से जो चैप्टर पढ़ा था आपने सीबीएसई आरबीएसई दोनों जगह, वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था आपने वेंडर वाला टॉपिक, जिसमें परचेज कंसिडरेशन वर्ड होता था। हम क्या करते थे, किसी की मशीनरी खरीद के लाते थे तो एंट्री करते थे मशीनरी डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को बदले में कैश देने की बजाय वेंडर को शेयर या डिबेंचर देते थे अपनी कंपनी के। और शेयर या डिबेंचर ज्यादा या कम वैल्यू पे दे सकते थे। ज्यादा वैल्यू पे देते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते थे, कम वैल्यू पे देते थे तो डिस्काउंट ऑन इशू लिख देते थे। ये वाला टॉपिक याद है। इसमें अभी तो मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें केवल एक मशीनरी खरीद के लाए। कई बार ऐसा भी होता था कि हम पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस ही खरीद लाते थे, यानी असेट्स खरीदेंगे तो असेट्स को कर देंगे डेबिट, जितनी भी असेट्स खरीद के लाए उसकी, बीच में एक लाइन को छोड़ेंगे खाली, और जितनी भी लाइबिलिटीज खरीदेंगे उन सबको क्या कर देंगे, क्रेडिट। फिर टू में वेंडर का नाम फिर से, मतलब सन्ड्री असेट्स डेबिट, एक लाइन खाली, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। समझ गए, जितनी भी असेट्स है सारी अलग अलग डेबिट हो जाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सारी अलग अलग क्रेडिट हो जाएंगी। और टू वेंडर में क्या आ जाएगी वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। क्लियर है बेटा। अब ये जो खाली लाइन छोड़ी थी ना हमने, उस खाली लाइन में हम क्या डालेंगे, अगर डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो हम लिखते थे गुडविल, और अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो लिखते थे कैपिटल रिजर्व। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पूरे चैप्टर में यही करना है। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हमें बिजनेस खरीदना है, ठीक है। तो बेटा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में करना क्या है, जितनी असेट्स लाएंगे सबको डेबिट, एक लाइन खाली, जितनी लाइबिलिटीज खरीद के लाएंगे सबको क्रेडिट। और क्रेडिट में ही एक और नाम भी आएगा, टू वेंडर। वेंडर पता है कौन होता है, जिससे अपन बिजनेस खरीदते हैं ना, जिसका चालू बिजनेस पूरा का पूरा अपन ने खरीद लिया, उसको और क्रेडिट कर देंगे। किस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं उसको, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का हिंदी में समझते हो, खरीद मूल्य, यानी पूरा बिजनेस मैंने कितने रुपए पे खरीद लिया। जैसे आपको पता होगा ना, आइडिया ने वोडाफोन को खरीद लिया था, तो ऐसे पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस खरीद लेते हैं ना, वो लोग ये एंट्री करते हैं। इसका नाम क्या है चैप्टर का, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। तो जब बिजनेस एक्वायर करता है तो वेंडर को पेमेंट भी करनी है। तो वेंडर को पेमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, उसे इक्विटी शेयर दे सकते हैं, उसे डिबेंचर दे सकते हैं, उसे प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, उसे कुछ भी दे सकते हैं ना बेटा, बदले में कैश भी दे सकते हैं। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, मान लो सिंपल सी बात पूछता हूं, राम को कैश दिया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, राम डेबिट टू कैश। तो अगर राम को शेयर दूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, राम डेबिट टू शेयर। अगर डिबेंचर दूंगा तो राम डेबिट टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम पे दूंगा तो राम डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे दूंगा तो राम डेबिट डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट एक नुकसान है बेटा, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट होता है वो फायदा है हमारे लिए। अभी बताया ना, राम डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ हमारे लिए फायदा होता है ना, ज्यादा पैसे पे दे रहे हैं हम शेयर को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए फायदा है, इसीलिए हमेशा क्रेडिट होता है एसपीआर, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है। तो यही एंट्रीज मैं एक बार बोर्ड पे लिखवाता हूं। अब देखने में तो अगर देखा जाए तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के लिए यही दो तीन एंट्री बनी, एक बिजनेस खरीदने की जिसमें असेट डेबिट वगैरह करी, ठीक है, दूसरी उसको पेमेंट करने की अगर कैश से दिया तो, और तीसरी शेयर या डिबेंचर देने की। जब हम इसका पहला ही एग्जांपल उठा के देखेंगे, आप इसका पहला ही एग्जांपल उठा के देखो और कितना बड़ा आंसर, पहला तो नहीं सॉरी सेकंड एग्जांपल उठा के देखो और उसका आंसर देखो, कितनी सारी एंट्रीज और कितनी बड़ी बैलेंस शीट आंसर में दे रखी होगी, है ना, कितना बड़ा सा आंसर है। तो देखने में ये लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, जो आपने इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, इश्यू ऑफ शेयर 12th में, उसके पॉइंट उठा के इसमें डाल दिए। रियल में अगर मैं कहूं कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में क्या सीखना है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में तो हमें यह सीखना है कि भैया किस तरीके से बिजनेस खरीदने की एंट्री होती है, कैसे उसको पेमेंट करते हैं और कैसे उसको डिबेंचर इशू करते हैं। ये दो तीन एंट्रीज, बाकी जितनी भी एंट्रीज इस सवाल में दे रखी है आंसर में आप लोगों को, वो सारी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बेटा, वो बेसिक जर्नल है। कौन से चैप्टर का, इश्यू ऑफ शेयर का, जो आपने 12th में भी पढ़ा और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर के नाम से, ठीक है। यानी वही बेसिक चीजें जो आप लोगों को 12th की याद होंगी थोड़ी बहुत, तो वो काम में आएगा। इसलिए सवाल लेंदी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेंदी है मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी नई कंपनी की। बेटा बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों को कौन सा परफॉर्मा याद करना होगा, 12th क्लास में एक बैलेंस शीट का नया वाला परफॉर्मा आपने याद किया होगा, जिसमें वर्ड आता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। अभी मैंने आज क्लास के अंदर जो अभी इरेज किया था वो वही बना हुआ था, नया वाला बैलेंस शीट का परफॉर्मा। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां जो मिटा हुआ था, आप चाहो तो मैं परफॉर्मा और उसकी वीडियो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, कल ही मैंने शाम को पढ़ाया था, तो आप वो देख सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। और याद है अगर आपको पुराना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। करें शुरू।
देखो बेटा पहले एक बार नोट्स लिख लेते हैं हल्के से छोटे से। अच्छा ये चैप्टर है ना 3 अलग अलग टॉपिक्स में बटा हुआ है, यानी एक तो ये टॉपिक जो अभी सीख रहे हैं, उसके बाद एक गारंटी का टॉपिक आएगा। इस गारंटी को वो गारंटी मत समझो जो 12th में आपने पढ़ी थी, उससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है। और तीसरा एक और टॉपिक आएगा इसमें प्री पोस्ट का, यानी चीजों को 2 रेशो में बांटना होगा। 3 अलग अलग टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक बात बताओ, सबसे पहले परचेज ऑफ बिजनेस, सबसे पहली एंट्री ऑब्वियसली किस चीज की होनी चाहिए, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। किसी का बिल्कुल चालू व्यापार में खरीद के ला रहा हूं, तो मैंने 3-4 बार एंट्री डिस्कस कर लिया अभी क्लास के अंदर। क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, सन्ड्री असेट्स डेबिट, यानी जिस जिस असेट का नाम दे रखा होगा ना बेटा, वो सारी असेट्स लाइन से डेबिट कर देंगे, 1 2 3 4, है ना। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और एक लाइन खाली छोड़ के लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज दे रखी होंगी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल वगैरह, वो सब क्रेडिट में आ जाएंगी। फिर क्या आएगा बेटा, टू वेंडर। वेंडर मतलब बेटा जिसका बिजनेस आपने खरीदा है उसका नाम आएगा, ठीक है, जिसका रनिंग बिजनेस खरीदा उस बंदे का नाम। मुद्दा है वैल्यूज कौन सी आएंगी बेटा, इनमें वैल्यूज आती है एग्रीड वैल्यू। एवी का मतलब क्या है, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड का मतलब जितने रुपए में आपने खरीदी है, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा कि अगर उसकी बिल्डिंग 5 लाख की थी तो आप 5 लाख में लो। अगर सवाल ने लिखा है कि बिल्डिंग ऑफ रुपीज 5 लाख एट 6 लाख, तो आप यहां पे 5 लाख लिखोगे या 6 लाख लिखोगे, 6 लाख। जितने में आपने खरीदी है वो वैल्यू लिखोगे, एग्रीड वैल्यू। वेंडर में कौन सी वैल्यू आती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। वेंडर में वैल्यू आती है परचेज कंसिडरेशन, यानी जितने में आपने पूरा उसका बिजनेस खरीदा वो वैल्यू इसमें आएगी। अब बेटा जब आप इसका टोटल लगाओगे और मैच करोगे कि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा होगा, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में पड़े, यानी कि डेबिट में वैल्यू कम पड़ रही है, यहां मान लो है 7 लाख और यहां था केवल 5 लाख, इन दोनों का टोटल कितना था 7, और यहां कितना था 5, तो 2 लाख रुपए कहां कम पड़ रहे हैं, डेबिट में। डेबिट में कम पड़ता है तो उसको किस नाम से लिखते हैं बेटा, गुडविल के नाम से लिखेंगे, ठीक है बेटा। और बाई चांस अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ गई, मान लो यहां है 15 लाख और यहां है 7 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी, 8 लाख की क्रेडिट में आएगी ना बेटा। तो क्रेडिट में अगर आ जाएगी तो क्या लिखोगे इसको, टू कैपिटल रिजर्व। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। एक लाइन खाली छोड़ी थी, या तो सवाल में गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते ना बेटा। चलो ठीक है, ये तो गई खरीदने की एंट्री। अब उसको पेमेंट करने की एंट्री, पेमेंट टू वेंडर। अगर हम उसको कुछ पैसा कैश या चेक से दे रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पेमेंट टू वेंडर। कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वेंडर को पैसा दे रहे हैं तो वेंडर डेबिट कर देंगे, वेंडर डेबिट टू। अगर कैश दे रहे हैं तो टू कैश लिख देना। चेक या बैंक ड्राफ्ट लिखा हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना, बैंक। अगर कैश दे रहे हैं तो कैश, अगर चेक या बैंक ड्राफ्ट है तो टू बैंक। वैल्यू कितनी आएगी, अमाउंट पेड। कौन सी वैल्यू आएगी, अमाउंट पेड। जितना भी सवाल में लिखा हो कि इतने रुपए हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या, इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर टू वेंडर। अब हमने क्या किया, पूरे पैसे तो वेंडर को कैश या चेक से नहीं दिए थे, जो बचे हुआ पैसा उसके लिए हम उसको क्या देने वाले हैं, शेयर या डिवेंचर देने वाले हैं। तो ऑब्वियसली सेम टू सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी दोबारा, वेंडर डेबिट टू। अगर इक्विटी शेयर दिए तो लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर दिए तो क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर डिवेंचर दिए तो क्या लिख देंगे, 2% डिवेंचर्स। परसेंटेज क्यों लगाया, क्योंकि नाम के आगे परसेंटेज लगा होता है हमेशा, डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में भी लगा होता है। आ रही है बात समझ में। खैर बेटा ये जो चीजें हैं ये हम डिस्काउंट या प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट एक नुकसान है बेटा, अगर डिस्काउंट पे देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू, सवाल में लिखा होगा तो ही, है ना। और अगर प्रीमियम पे दे रहे होंगे तो क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, या तो डिस्काउंट पे दोगे या प्रीमियम पे दोगे। तो अगर डिस्काउंट है तो डेबिट कर देना, प्रीमियम हो तो क्रेडिट कर देना। बताओ याद हो रहा है या नहीं हो रहा, मुश्किल थोड़ी है, बेसिक चीजें हैं बेटा। मुद्दा इसका पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है वैल्यू। इस एंट्री को करने से पहले, यानी एंट्री को लिख तो दो, लेकिन इसकी जो ज्यादा सीखने वाली बात है वो क्या है बेटा, इसकी वैल्यू सीखें। बेटा सबसे पहले वेंडर में कितने रुपए आएंगे, ध्यान से सुनना। वेंडर में आएंगे अमाउंट टू पे,
कौन सी वैल्यू आएगी बेटा इसमें? अमाउंट टू पे। सर अमाउंट पेड और अमाउंट टू पे में क्या फर्क है? जितने रुपए हमने दे दिए, मान लो ये परचेज कंसिडरेशन थी 5 लाख रुपए, हाँ या ना, और यहां वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। तो अब वेंडर को कितने रुपए और देने हमें? 3 लाख। अमाउंट टू पे का मीनिंग समझ गए? यहां वेंडर कितने से डेबिट होगा? सर ये 5 लाख था, हम ऑलरेडी उसको डेबिट कर चुके हैं 2 लाख से, यानी 2 लाख उसको दे चुके हैं, तो यहां वेंडर में पहली बात वैल्यू कौन सी आएगी? 3 लाख। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहली बात ये थी। दूसरी बात, इन तीनों में वैल्यू कैसे डालते हैं उसका एक फार्मूला है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर, जितने भी नंबर ऑफ कागज हम इश्यू कर रहे हैं, इनटू में इसमें आएगा डिस्काउंट का रेट। मान लो डिस्काउंट 2 रुपए का है, तो जितने रुपए का डिस्काउंट है 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमेशा आती है फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कौन। आ जाओ बेटा, इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती है वैल्यूज में? फार्मूला होता है कि डिस्काउंट कितने से डेबिट होगा। डिस्काउंट से डेबिट होगा जितने नंबर ऑफ शेयर दिए हैं या डिवेंचर दिए हैं इनटू एक का डिस्काउंट का रेट कितना है, जैसे 2 रुपए, तो यहां 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल या डिवेंचर में इनमें वैल्यू कितनी आएगी? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? जैसे 100 रुपए या 50 रुपए जो फेस वैल्यू होती है। प्रीमियम में कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो प्रीमियम का रेट है। जैसे मान लो मैंने 100 वाला 105 में इशू किया, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और यहां कितने से करेंगे? 100 से। मुद्दा यह कि सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है, एक चीज ध्यान से देखो, यहां तीनों जगह एक बात कॉमन आ रही है, क्या? नंबर। और वही नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर निकालने के लिए एक फार्मूला है बेटा। क्या फार्मूला है? यानी कि ये वैल्यूज तभी आ सकती है जब आप ये फार्मूला लगा लो। क्या फार्मूला है? अमाउंट टू पे, यानी जितने रुपए हमें चुकाने हैं, डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू। अगर वो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम प्लस कर देना, बाय चांस वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हो तो डिस्काउंट माइनस कर देना। ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अमाउंट टू पे यानी ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 थी, अगर प्रीमियम पे कर रहा हूं तो 5 रुपए जोड़ दूंगा, और अगर डिस्काउंट पे कर रहा हूं तो 100 में से 5 रुपए माइनस कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? ये फार्मूले से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर निकल जाए तो ही इसमें वैल्यू डालना बेटा, अदरवाइज इसको मत डालना। बस इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, उसमें तो सिखाने लायक यही था। सवाल करेंगे इसके, सीखने लायक यही था। अभी भी आपको सवाल क्योंकि लेंदी दिख रहा है, वो क्यों लेंदी दिख रहा है? क्योंकि उसमें ये वाला चैप्टर नहीं, दूसरे चैप्टर्स जोड़े हुए हैं उसके अंदर, ठीक है बेटा, दूसरे चैप्टर। सवाल शुरू करिए अपना। चलिए, ये समझ में आया? किसी को पूछना है कुछ इसमें? ये तो आ गया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 निकाल लीजिए। 1 आने दो, जो ही फर्जी सवाल है 1, तो एग्जांपल नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। आओ बेटा, पहले एक काम करता हूं, मैं पूरे सवाल की समरी बना देता हूं। कितना बड़ा सा सवाल है ना, बड़े से सवाल जब होते हैं ना तो इनकी अगर समरी बन जाए तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। तुम बुक हल्की सीधे कर लो ताकि वो भी देख पाए, ठीक है। हाँ बेटा, सब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में तो आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल किस साइड आती है? तो इक्विटी के पीछे क्या लगा हुआ है? कैपिटल। प्रेफरेंस के पीछे क्या लगा हुआ है? कैपिटल। डिबेंचर तो लायबिलिटी है ना। चलो बेटा, ये नई वाली, ये बुक ले लो, नई वाली। देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 2, मैं लेटेस्ट बुक की डेट्स देख रहा हूं। डेट से हमारे सवाल पे वैसे कोई असर नहीं आता, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट बुक है तो इससे हम लोग डेट्स लिख रहे हैं सवाल में। जिनके पास बुक नहीं है टेंशन मत लो, मैं बोर्ड पे समरी बना रहा हूं इसकी, और आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो सवाल में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी मैं भी यहां लिख देता हूं, सवाल की समरी बना रहा हूं, आंसर नहीं कर रहा अभी। 1 अप्रैल 2020 क्या किया इस दिन? अ लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म्ड। हमने एक नई कंपनी बनाई है जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि पब्लिक कंपनी है, टू टेक ओवर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर 11,60,000। और हमने कंपनी क्यों बनाई है? ताकि हम कोई ऐसा बिजनेस खरीद सके जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। फॉर 11,60,000, यानी जो परचेज कंसिडरेशन है बेटा वो कितनी है? 11,60,000। क्या ये लाइन पढ़ के सबको समझ में आ रहा है? 4 रुपीज 11,60,000 पढ़ते ही समझ गए कि इतने रुपए में ये बिजनेस हमने खरीदा। क्लियर है? तो ये हमारी पीसी है, परचेज कंसिडरेशन। आगे देखो,
इट वॉज रजिस्टर्ड, यानी जो नई कंपनी है ना बेटा, नई कंपनी, इसकी रजिस्ट्री होती है बेटा। ये रजिस्टर्ड वाला टॉपिक जर्नल एंट्री में कहीं काम नहीं आता, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब काम आएगा। लेकिन एक बार समरी में बना देता हूं बोर्ड पे। कह रहे इट वॉज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपए की, जिसमें 10,000 तो 8% प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, और 10,000 इक्विटी शेयर है। कह रहे हैं हमने ना ऑथोराइज्ड कैपिटल बता रहे हैं वो सवाल में, कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है? 10,000 तो 8% प्रेफरेंस शेयर 100 वाले है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल @100 वाले, तो 10 लाख रुपए तो ये हो गए बेटा, और 10,000 ये भी कितने वाले? 100 वाले, ये भी कितने के? 10 लाख के, तो टोटल कितने की हो गई बेटा? 20 लाख रुपए की ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये जर्नल एंट्रीज में कहीं भी काम नहीं आएगी, जब हम आंसर में बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें सबसे पहले टॉप पे ये लिखना होगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है बेटा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। आगे चलो, लिखा हुआ ये लाइन फर्जी थी, आगे पढ़ेंगे। टुवर्ड्स दिस, इसके लिए 4,000 फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब पूरे पैसे है ना, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर और 6,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 अप्रैल 20 टू वेंडर। बेटा ये वेंडर था ना, वेंडर को 11,60,000 देने थे, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वेंडर को हमने क्या दिया? टुवर्ड्स दिस, यानी इसको खरीदने के लिए हमने उसको क्या दिया? कह रहे हैं हमने 4,000 तो प्रेफरेंस शेयर दे दिए, यानी हमने इसको क्या दिया होगा बेटा? 4,000 तो 8% प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे, जो हर शेयर कितने रुपए का है बेटा? 100 का। इसका मतलब कितने रुपए पहुंच गए उसके पास? 4 लाख रुपए। और 6,000 फुली पेड इक्विटी शेयर भी दे दिए होंगे, और 6,000 हमने उसको क्या दे दिए होंगे? इक्विटी शेयर। ये भी कितने के थे? 100 के। तो कितने रुपए पहुंच गए? 10 लाख रुपए पहुंच गए उसके पास। 6 लाख की तो सॉरी, कितने रुपए पहुंच गए? 6। तो टोटल कितने रुपए पहुंच गए उसके पास? 10 लाख। आगे सुने क्या लिखा है? एंड द बैलेंस, बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ बेटा? 11,60,000 में से उसके पास कितने का सामान पहुंच गया? 10 लाख का। तो बैलेंस पेड इन कैश, यानी कि बाकी कैश देंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे कैश? 1,60,000। बैलेंस को अंडरलाइन करके लिख लो 1,60,000। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? 3 टुकड़ों में दे रहे हैं उसको, कैसे भी दे सकते हैं पैसे, ठीक है बेटा। करें आगे करें, चलो ठीक है। ये एंट्रीज की डेट और लिख देता हूं। ये शेयर तो हमने उसको दिया 15 अप्रैल 20 को। ये दोनों काम जो किया है, ये तो किया है 15 अप्रैल 20 को, और कैश किस दिन देना है? 15 मई 20 को। कैश किस दिन देना है बेटा? 15 मई 20 को देना है। ये समरी बनाई है अभी मैंने केवल सवाल की, ताकि बुक नहीं है तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। पहला पैराग्राफ पढ़ा है अभी तो हमने, आगे पढ़ते हैं। द असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर वर एज फॉलोज। बेटा बहुत बड़ी लिस्ट सी दे रखी है कि हमने ये असेट्स खरीदी, ये लायबिलिटी खरीदी। उसे बोर्ड पे बनाने का कोई फायदा नहीं है, सीधा जब जर्नल एंट्री करूंगा तब देख लेना कि कौन कौन सी असेट्स खरीदी है, क्या वैल्यूज है उनकी। आओ इस वैल्यूज को छोड़ के अगले पेज पे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? ऑन 5 अप्रैल 2020। बेटा कौन सी डेट की बात चल रही है? 5 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? अब ये जो बताने जा रहा है बेटा, ये जो टॉपिक चल रहा है 5 अप्रैल 20 से, ये हमारा इस वाले चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। आओ जरा देखते हैं क्या है। द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक एंड ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। पहली बात तो बेटा रिमेनिंग शेयर पता कर लें कितने इशू टू पब्लिक है। इशू टू पब्लिक। एक बात बताओ बेटा, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 4,000 तो इसको दे दिए, तो कितने बच गए अभी भी? 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर, ये तो पब्लिक को दे दिए। और इक्विटी शेयर कितने ऑथराइज थे? 10। इसको कितने दे दिए थे? 6। तो कितने अभी भी बच गए? 4,000 इक्विटी शेयर बच गए, और दोनों 100 वाले ही हैं, हाँ या ना? तो हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं? 5 अप्रैल को दोनों तरह के बचे हुए शेयर्स दे रहे हैं। बचे हुए शेयर्स का मतलब 10,000 की परमिशन थी, 4,000 ये दे चुका हूं, तो कितने और दे दूंगा? 6। 10,000 की परमिशन थी, 6,000 इसको दे चुका हूं, तो कितने और दे दूंगा? इक्विटी 4। पब्लिक को दे रहा हूं ये वाला, ठीक है, ये वेंडर को नहीं दे रहा। आगे क्या लिखा हुआ है? पैसे कैसे कैसा लेना है बेटा? एंड ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट। अच्छा दोनों का रेट भी सेम है। एप्लीकेशन पे कितना? 20। अलॉटमेंट पे कितना? 40। फर्स्ट कॉल पे कितना? 20। और सेकंड पे भी 20। अगर डेट दे रखी है तो डेट और बता दो बेटा। जो अलॉटमेंट है वो 15 अप्रैल 20 को होगी। देखो ये तो 5 अप्रैल को हो गई एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट कब होगी? 15 अप्रैल को होगी, ठीक है। उसके बाद 15 मई और 15 जून,
ये 15 मई को होगी, ये 15 जून को होगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। कह रहे ऑन 1 जुलाई 2020, अभी तो सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और लिखा है 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ? द कंपनी ऑल्सो इशूड 10 लाख रुपए के 8% मोर्टगेज डिबेंचर। अब बच्चा कहता है मोर्टगेज क्या है? बेटा मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी, लेकिन इसका हमारे सवाल पे कोई भी असर नहीं आता। एक नॉर्मल डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो इशूड 10 लाख रुपए के, बेटा 10 लाख नंबर नहीं है, 10 लाख क्या है? रुपए हैं। 8% डिबेंचर इशू किए जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और केवल 10 लाख पे ही नहीं इशू किए, इनको 5% प्रीमियम पे भी इशू किया। और गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्रॉ अप इट्स बैलेंस शीट। बेटा अगर वो केवल इसी सवाल को 3 एंट्रीज के लिए 20 मार्क्स में पूछ लेते तो पूछ नहीं पाते ना कि इन 3 एंट्रीज के 20 मार्क्स कैसे दे दें। तो उन्होंने इसीलिए क्या किया, ये टॉपिक बीच में और डाल दिया ताकि क्या हो, बच्चे को सवाल थोड़ा सा लेंथी लगे। क्या हम जर्नल एंट्रीज इशू की नहीं जानते? आती है ना बेसिक, वो 8 एंट्रीज, वो वाली 8 एंट्रीज, 8 इसकी हो जाएंगी, 8 इसकी हो जाएंगी, 16 एंट्रीज ही हो जाएंगी। उन्होंने कंबाइन करके लिख दी इसलिए आपको ज्यादा दिख नहीं रही है, वरना 8 इसकी 16 एंट्रीज और 2 एंट्री इसकी 18 एंट्रीज, तो यही हो गई। इसकी 3-4 एंट्रीज हो जाएंगी 20-22 ये, और बैलेंस शीट। और कह रहे हैं अब हो गया 20 नंबर का सवाल, है ना। मुद्दा इस चैप्टर में जो सिखाने का है वो क्या है बेटा? केवल ये वाला टॉपिक, हाँ या ना। मैं ये वाली एंट्रीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाकी बोर्ड पे करूंगा तो केवल खिचड़ी पकनी है और कुछ नहीं होना। बुक के अंदर समझा दूंगा कि क्या क्या होना है, ओरली एक एक करके, ठीक है। करवाऊं? आओ बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करते समय हमेशा डेट वाइज जर्नल एंट्रीज करनी चाहिए। जब सवाल में डेट दे रखी हो तो सबसे पहली डेट क्या है बेटा इसमें? 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 को हम बिजनेस खरीद के लेके आए हैं, हाँ या ना। 1 अप्रैल 20 को बिजनेस खरीद के लेके आए हैं। तो आओ जरा जितनी भी असेट्स है मुझे लाइन से बताते रहो सारी बेटा। बिल्डिंग वैल्यू भी बताना। बिल्डिंग डेबिट 5 लाख। हाँ दोबारा बोलो। मोटर लॉरी 1,24,000। डेटर्स 2 लाख। हाँ 60 या 7? हाँ बैंक और ये सारी असेट्स हो गई। एक लाइन खाली छोड़ेंगे, 2 क्रेडिटर्स 3,10,000। एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे क्योंकि एक्सपेंस लाइबिलिटी नहीं होती। कौन सी लाइबिलिटी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। और एक जैसे ये लाइबिलिटीज क्रेडिट हो गई, अब क्या लिखना है? टू वेंडर। वेंडर का सवाल में नाम नहीं दे रखा था ना, नाम दे रखा हो तो नाम लिख देते हैं, वरना क्या वर्ड यूज करेंगे? वेंडर। और इसमें वैल्यू कौन सी आएगी? परचेज कंसिडरेशन, यानी कि 11,60,000। अब बेटा कैलकुलेटर पे टोटल करके देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 4 4 8 तो 10, 1 तो 3 6 9 9 18 तो 20, 2 3 5 तो 7 और 1 8 13 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 13 लाख। यहां 1 और 1 2 6 8, 1 और 3 4, 1 का 1, 14,80,000 रुपए आ रहा है, हाँ या ना। बताओ बेटा कहां कम पड़ रहे हैं पैसे? डेबिट में कम पड़ रहे हैं। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं डेबिट में? 1,80,000 रुपए डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है। और डेबिट में कम पड़ता है तो क्या नाम लगाते हैं अपन? गुडविल डेबिट, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये लिख के नहीं आना पेपर में, कंपेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। मिटा दूं इसको? चलो पहली एंट्री मैच कर लो बेटा। 1 अप्रैल 20 को तो बिजनेस खरीद लिया, ठीक है, हो गई, मैच हो गई। चलो 1 अप्रैल 20 को तो बिजनेस खरीद लिया। अगली डेट कौन सी आएगी बेटा? 15 अप्रैल 20 को इसको शेयर और 2 तरह के शेयर देने हैं। 15 अप्रैल 20 को कर दें बेटा। 15 अप्रैल 20 वेंडर डेबिट। अब क्योंकि इस सवाल में हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी हमें नंबर ऑफ शेयर्स बता रखा है कि 4,000 शेयर देने हैं और 6,000 शेयर देने हैं। अच्छा तो अलग अलग एंट्रीज करूं या एक साथ ही कर दूं? वेंडर डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें वैल्यू कितनी आएगी? सर 4,000 शेयर दिए हैं, हर शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू है। नंबर इंटू फेस वैल्यू, 4,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा?
4 लाख, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दिए हैं? 6000 शेयर, हर किसी की फेस वैल्यू 100 है, तो कितना हो गया? 6 लाख। टोटल कितने रुपए चले गए वेंडर के पास? 10 लाख रुपए चले गए 15 अप्रैल को। हाँ या ना? अभी हमारा सवाल गलत हो गया है कुछ, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के बाद सीधा 15 अप्रैल नहीं आ सकती। जरा ध्यान से देखो, अगली डेट कौन सी थी? 5 अप्रैल थी। हाँ या ना? और डेट वाइज होना चाहिए। तो यानी कि यहां पे पहले 5 अप्रैल को एक एंट्री आएगी। आई बात समझ में? मैंने इसीलिए जगह खाली छोड़ी थी। आई बात समझ? चलो, 5 अप्रैल को किस चीज की एंट्री आनी चाहिए? सर 5 अप्रैल को इशू किए थे, इशू के दिन, यानी कि एप्लीकेशन की एंट्री होनी चाहिए। हाँ या ना? दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दूं या अलग अलग एंट्री करूं? कंबाइंड या अलग अलग कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग कर लो। लो, बैंक डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा? और दूसरी एंट्री 5 अप्रैल को बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी? सर इसमें आएगी 6000 इंटू 20। आता है ना ये पॉइंट या नहीं आता? 20 ठीक 1,20,000। भानु समझ में आया नहीं आया? 1,20,000। और ये कितने इशू किए थे? 4000 इंटू 20, यानी कि 4000 इंटू 20 कितने आ जाएगा? 80,000। हाँ या ना? अच्छा, जब बैंक की एंट्री होती है तो अगली एंट्री ट्रांसफर करने की भी होती है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है वो कौन सी डेट को ट्रांसफर होता है? आप तीनों को छोड़ के, आप तीनों को पता है? नहीं पता? पता है एप्लीकेशन को जो ट्रांसफर करने की डेट होती है वो अलॉटमेंट वाली डेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। क्या? एप्लीकेशन को जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, यानी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसकी डेट पता है कौन सी डेट होती है? अलॉटमेंट वाली डेट। और अलॉटमेंट की तो अलॉटमेंट पे होगी, यानी 15 अप्रैल को 2 नहीं 3 एंट्रीज होंगी। 2 तो अलॉटमेंट की, और तीसरी की कौन सी? अलॉटमेंट से पहले वाली, इसको ट्रांसफर करने की। अब देखो बेटा, ये 15 अप्रैल ही चल रही है, 15 अप्रैल ही अगली डेट थी हमारी। तो 15 अप्रैल को अब क्या करूं मैं? 15 अप्रैल को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मैं यहां लिख रहा हूं, आप ट्रांसफर कर दोगे क्या? 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। हाँ या ना बेटा? एप्लीकेशन को कैपिटल में कितने रुपए करने थे बेटा? 1,20,000। और 15 अप्रैल को ही इक्विटी वाले को भी ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ या ना? कितने रुपए थे बेटा ये वाले? 80,000 रुपए। हाँ या ना? 15 अप्रैल को एक टॉपिक तो हुआ ये ट्रांसफर करने का। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मांगनी भी 15 अप्रैल को ही है। हाँ या ना? तो मांगे अलॉटमेंट। आओ बेटा, 15 अप्रैल को ही अलॉटमेंट भी मांग लेते हैं। चलो, क्या मांगेंगे बेटा? 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए बेटा? अलॉटमेंट पे था 40, तो 6000 इंटू 40। आई बात समझ में या नहीं आई? 4 6 2,40,000। और केवल इसी के पैसे मांगने हैं या इसके भी मांगने हैं? इसके भी मांगने हैं 15 अप्रैल को ही। तो क्या एंट्री होगी बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 4000 शेयर पे 40 रुपए। हाँ या ना? तो 40 चौक 1,60,000, 1,60,000। आ रही है बात समझ? दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ में तो आ रहा होगा। चलो इस वाले बोर्ड पर जाते हैं, ये बोर्ड खाली पड़ा था। 15 अप्रैल को ही अभी भी और क्या काम होने हैं बेटा? सर अलॉटमेंट का पैसा भी तो लेना है, ले लो बेटा। अगली एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा कितने रुपए मिले मांगे थे? 2,40। सारे पैसे मिल जाएंगे। और 15 अप्रैल को फिर एक और एंट्री होगी। क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए मिलने थे इसके? 1,60,000। समझ में आया? 15 अप्रैल को एक तो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की 2 एंट्रीज होंगी,
15 अप्रैल को ये पेमेंट करने वाली एंट्री हो गई और 15 अप्रैल को ये मांगने की एंट्रीज होंगी और 15 अप्रैल को ही ये मिलने की भी एंट्रीज होंगी। ऑर्डर समझ में आ रहा है? क्योंकि होगा क्या, सवाल तो आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑर्डर भी तो समझ में आना चाहिए कि 15 अप्रैल को और करना क्या क्या है। तो सवाल में हमने समरी बनाई तो साफ साफ दिख रहा है 15 अप्रैल को ये होना है, 15 अप्रैल को इसको ट्रांसफर करना है दोनों को, 15 अप्रैल को ये मांगनी भी है और ये मिलनी भी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब हो गया। 15 अप्रैल के बाद की डेट ढूंढो, इसमें कौन सी आएगी? 15 मई। 15 मई को एक ये एंट्री भी करनी है और एक ये एंट्री भी करनी है। पहले ऊपर वाली कर दें, वेंडर डेबिट टू कैश। तो अब आएगी अगली एंट्री 15 मई की, क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिट टू कैश। कितने रुपए बेटा? 1,60,000 रुपए, 1,60,000। और 15 मई को कौन सी एंट्री होगी? सर फर्स्ट कॉल मांगने की, 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। याद है मांगने की एंट्री आप लोगों को? 20, 6,000 इंटू 20, 1,20,000। और 15 मई को ही एंट्री होगी इक्विटी का मांगने की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 4,000 इंटू 20, कितने हो गए? 80,000। और 15 मई को इनका पैसा मिलने की भी एंट्री होगी, बैंक डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000। और 15 मई को ही क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए? 80,000 रुपए। 15 मई के बाद कौन सी डेट दिख रही है बेटा? 15 जून। 15 जून को सेकंड कॉल मांगनी और मिलनी है। 4 एंट्रीज आप कहो तो कर दूं, जैसे ये 4 एंट्रीज 15 मई की थी, ये वाली कर लोगे ना, कोई सेंस नहीं है। अच्छा, डिबेंचर इशू करना है कौन सी डेट को? मैं यहां लिख देता हूं 15 जून को फाइनल कॉल मांग लेना, फाइनल कॉल की 4 एंट्रीज कर लेना, कर लोगे, 2 मांगने की 2 मिलने की। 15 जून के बाद अब कौन सी डेट आएगी बेटा? 1 जुलाई। उस दिन क्या करना है हमें? डिबेंचर इशू करने हैं। तो वो चाहता है तुमसे डिबेंचर भी इसी चैप्टर में पूछ ले, तो क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब एक ही बारी में पूरा पैसा लेना होता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब टुकड़ों में लेना होता है तो केवल एप्लीकेशन। बेटा 10 लाख के थे, लेकिन केवल 10 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख का 5% ज्यादा आएगा, यानी 10,50,000 आएंगे आज, हाँ या ना? तो बेटा इसको ट्रांसफर करेंगे 1 जुलाई को ही, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट टू, बेटा नाम क्या था डिबेंचर का? 8% डिबेंचर। इसमें आएगी फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। और बाकी जो पैसा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। कितने रुपए प्रीमियम था बेटा? 50,000 का था। बताओ समझ में आया नहीं आया? हो गया। बस मैं बीच में 4 एंट्रीज मैंने आप लोगों को ये लिए पेंडिंग छोड़ी है, बाकी तो सारी एंट्रीज करवा दी। ठीक है, हो गई एंट्रीज। अब अगर ध्यान से देखें तो इस चैप्टर में आज हमें क्या सीखने को मिला? एक ये वाली एंट्री, एक ये वाली एंट्री और एक इधर ये एंट्री, ये जो मैंने रेड मार्कर से 3 लिखी है। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ हमारा नॉर्मल इशू का चैप्टर था। तो यानी अगर हम कहें कि ये चैप्टर या टॉपिक डिफिकल्ट है क्या? नहीं। आप बताओ ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ये आ गई, ये आ गई। बाकी तो इशू ऑफ शेयर था, आप लोग आसानी से कर सकते हो। जो ध्यान देने वाली बात थी वो थी डेट्स। ठीक है, और एक बात याद रखना, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कौन सी डेट पे किया जाता है? अलॉटमेंट की डेट पे किया जाता है, ये बात याद रहेगी। चलो, अब इस सवाल में एक और काम करना था। क्या करना था? बैलेंस शीट बनानी थी, है ना? वो भी नए वाले डिजाइन में। करवाऊं? आओ बेटा, आप लोगों को नए वाले डिजाइन की बैलेंस शीट आती है नहीं आती? पहले हल्की फुल्की सी नॉलेज, याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स भी नहीं पता तो दिक्कत है कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, नहीं पता बिल्कुल भी। तो ठीक है, फिर मैं आज एक वीडियो भेजूंगा जो कि है तो बहुत लंबी, 50 मिनट की वीडियो है। ठीक है, हाँ 50 मिनट की वीडियो है, लेकिन 50 मिनट में मैंने आपको पूरा याद करवा दिया है। मतलब एक एक चीज जब आप उस वीडियो को पढ़ लोगे, देख लोगे, तो वीडियो एंड करने के जस्ट बाद आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे कि उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको याद नहीं रहेगी।
पूरी की पूरी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का टॉपिक इसमें रहने देते हैं क्योंकि अभी समझाऊंगा तो हो नहीं पाएगा। और भी सवाल आने हैं बैलेंस शीट के, या तो इसी में करवा दूंगा बाद में, या अगले सवाल के अंदर बैलेंस शीट आप लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।